आज हम बियॉन्ड द टाइमस्केप के 7वें अध्याय में गहरे उतरेंगे, जहां शू किंग का पहला असली अरीना ट्रायल शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, बल्कि एक यंग मैन की उस जर्नी के बारे में है जो अपनी मुसीबतों को अपनी ताकत में बदल देता है। ये वो मोमेंट है जब एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है, जब डेस्परेशन विजडम में कन्वर्ट हो जाती है। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक माइंड और फियरलेस हार्ट मिलकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। कैंप के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में टेंशन था और हर कोई जानता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अरीना ट्रायल ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये प्योर एंटरटेनमेंट था उन लोगों के लिए जो पावर में बैठे थे। 5 लड़ाके, 5 म्यूटेटेड बीस्ट्स और सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल। लेकिन इस सिंपल फॉर्मूला के पीछे छुपी हुई थी ह्यूमन नेचर की सबसे डार्क रियलिटीज। ये सिस्टम डेलिबरेटली डिजाइन किया गया था मैक्सिमम क्रूएल्टी और एंटरटेनमेंट के लिए। ये अरीना ट्रायल का कॉन्सेप्ट ही इतना ट्विस्टेड था। इमेजिन करिए, पावरफुल लोग कंफर्टेबल चेयर्स में बैठे हैं, ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं और नीचे डेस्परेट लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। ये मॉडर्न ग्लैडिएटर फाइट्स का एक वर्जन था, जहां एंटरटेनमेंट के नाम पर ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। कैंप ओनर और उसके गेस्ट्स के लिए ये सिर्फ एक शो था, लेकिन पार्टिसिपेंट्स के लिए लाइफ और डेथ का मैटर था। ये इनइक्वालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल था, जहां प्रिविलेज वाले लोग अदर्स की सफरिंग को एंटरटेनमेंट समझते हैं। शू किंग उस क्राउड में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। बाकी सब नर्वस थे, पसीना बहा रहे थे, हैंड शेकिंग थे, प्रेयर्स मम्बल कर रहे थे। कुछ लोग अपने फैमिलीज के बारे में सोच रहे थे, कुछ अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में रिग्रेट कर रहे थे। लेकिन वो काम था। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लान था। वो जानता था कि यहाँ सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं है, उसे स्मार्ट तरीके से जीतना है। उसका माइंड ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा था कि कौन सा बीस्ट सबसे वैल्यूएबल होगा, कौन सा उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेनिफिशियल होगा। ये माइंडसेट डिफरेंस ही था जो शू किंग को बाकी पार्टिसिपेंट से अलग बनाता था। जहां दूसरे लोग सिर्फ सर्वाइव करने की सोच रहे थे, वो ऑप्टिमाइज करने की सोच रहा था। ये हंटर की मेंटालिटी थी, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, हर चैलेंज को एडवांटेज में कन्वर्ट करना। उसकी आइज में वो फोकस था जो एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स में होता है, वो कामनेस जो स्टॉर्म के बीच में भी मेंटेन रहती है। जब गेट खुला और वो सब अरीना में गए तो क्राउड का शोर सुनाई दिया। ये कोई फेयर फाइट नहीं था, ये स्पेक्टिकल था। कैंप ओनर और उसके बेस्ट्स ऊपर बैठे थे, जैसे कोई मूवी देख रहे हों, लेकिन यहाँ कोई एक्टिंग नहीं थी, सब कुछ रियल था। ब्लड रियल था, फियर रियल था, डेथ रियल थी। अरीना की वॉल्स हाई थीं, एस्केप इम्पॉसिबल था और क्राउड की चेयरिंग एक कांस्टेंट रिमाइंडर थी कि यहाँ ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू नहीं थी। गेट का स्लैम होना एक फाइनलिटी का सिंबल था, अब कोई वापसी नहीं थी। अरीना का डिजाइन भी साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए बनाया गया था। वॉल्स स्मूथ थीं, क्लाइंबिंग इम्पॉसिबल थी, फ्लोर पर सैंड था जो ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेती थी, लाइटिंग ड्रामेटिक थी, शैडोज और हाइलाइट्स क्रिएट करती थी जो वायलेंस को और भी थिएट्रिकल बनाती थी। ये सब कैलकुलेटेड था, मैक्सिमम एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए। अरीना का हर कॉर्नर डिजाइन था पार्टिसिपेंट्स को हेल्पलेस फील कराने के लिए, क्राउड को एक्साइटेड रखने के लिए। अब बीस्ट का इंट्रोडक्शन होता है। 2 जायंट वुल्व्स, अग्रेसिव और फास्ट, उनकी आइज में वाइल्ड हंगर थी। उनके फैंग्स शार्प थे, मसल्स टेंस थे और मूवमेंट्स प्रेडेटरी थी। एक रेड बेयर, मैसिव और पावरफुल, जिसके क्लॉज मेटल को टेयर कर सकते थे। उसका साइज इंटिमिडेटिंग था, रोर डेफनिंग थी। एक गिबन विद बॉयल्स, डिस्गस्टिंग लेकिन अजाइल, जिसकी मूवमेंट्स अनप्रिडिक्टेबल थीं। उसके बॉयल से पस निकल रहा था, स्मेल नॉजिएटिंग थी। और फिर जायंट हॉर्न्ड एनाकोंडा। ये बीस्ट बाकी सबसे ट्वाइस द साइज का था, अडल्ट की वेस्ट से भी मोटा, और उसके स्केल्स इतने टफ थे कि नॉर्मल वेपन से कुछ नहीं होता। इन बीस्ट्स का इंट्रोडक्शन सीन ही टेरिफाइंग था। वुल्स की ग्राउलिंग, बेयर की रोरिंग, गिबन की स्क्रीचिंग और एनाकोंडा की साइलेंट मेनेसिंग प्रेजेंस। हर बीस्ट अपने केज में रेस्टलेस था, वायलेंस के लिए रेडी था, क्राउड एक्साइटेड था। ये एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट सेटअप था। लेकिन सबसे ज्यादा फियर एनाकोंडा का था। उसकी प्रेजेंस ही रूम का टेम्परेचर ड्रॉप कर देती थी। उसकी आइज में एंशिएंट प्रेडेटर की इंटेलिजेंस थी, पेशेंस थी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी सब इस एनाकोंडा से डर रहे थे, लेकिन जो किंग के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो जानता था कि इस स्नेक का गैल ब्लैडर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है, ये उसके म्यूटेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता था। उसका म्यूटेशन ब्लॉच बढ़ता जा रहा था और बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के ये फेटल हो सकता था। तो जब लॉट्स ड्रॉ हुए और एक गर्ल को एनाकोंडा मिला तो जू किंग में बिना हेजिटेशन के कहा, लेट्स स्विच। ये मोमेंट प्योर जीनियस था। जहां सब लोग लक पर डिपेंड कर रहे थे, जू किंग ने अपनी डेस्टिनी खुद चूज की। ये डिसीजन सबको शॉक कर गया। उस गर्ल की रिलीफ विजिबल थी, जैसे डेथ सेंटेंस से पार्डन मिल गया हो। उसके हैंड्स ट्रेम्बलिंग रुक गए,
कलर फेस पर वापस आ गया, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज थे। कौन वॉलंटरीली सबसे डेंजरस बीस्ट चूज करता है? क्राउड में साइलेंस हो गई, फिर मर्मर्स शुरू हुए। कुछ लोग उसे क्रेजी कह रहे थे, कुछ ब्रेव, लेकिन एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर्स समझ गए कि यहाँ कुछ स्पेशल है। ये एक्टिव चॉइस था, पैसिव एक्सेप्टेंस के बजाय। ये लीडरशिप की क्वालिटी थी, डिफिकल्ट डिसीजंस लेने की करेज। जू किंग के माइंड में क्लियर कैलकुलेशन थी। एनाकोंडा डेंजरस था, हाँ, लेकिन प्रिडिक्टेबल भी था। स्लो मूवमेंट्स, लिमिटेड मोबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। रिस्क हाई था, लेकिन रिवॉर्ड भी हाई था। ये कैलकुलेटेड गैम्बल थी, ब्लाइंड करेज नहीं। उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को परफेक्टली एनालाइज किया था। बैटल शुरू हुई। एनाकोंडा स्लो था, लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल था। उसके मूवमेंट्स कैलकुलेटेड थे, जैसे वो अपने प्रे को स्टडी कर रहा हो। उसकी आइज में एंशिएंट इंटेलिजेंस थी, प्रेडिटर की पेशेंस थी। लेकिन जू किंग भी हुई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं था। उसने सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन को फर्स्ट लेवल तक ट्रेन किया था, जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करता था। ये कल्टीवेशन टेक्निक उसे नॉर्मल ह्यूमन से अलग बनाती थी। उसके मसल्स में एक्स्ट्रा पावर थी, रिफ्लेक्सेस फास्टर थे और इंड्योरेंस बेटर थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये उसे मेंटल क्लैरिटी भी देती थी। बैटल के दौरान पैनिक नहीं करना, फोकस्ड रहना, ये सब कल्टीवेशन के बेनिफिट्स थे। उसकी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड थी, हार्ट बीट स्टेडी थी और माइंड शार्प थी। फाइट का स्ट्रैटेजी सिंपल था, एनाकोंडा के वीक पॉइंट्स को टारगेट करना। एक्स किंग ने सिस्टमैटिकली उसके स्केल्स को ब्रेक करना शुरू किया। हर पंच, हर स्ट्राइक कैलकुलेटेड था। ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, ये प्रिसिजन था। जैसे कोई एक्सपीरियंस हंटर अपने प्रे को हैंडल करता है। उसने पहले एनाकोंडा के मूवमेंट पैटर्न को स्टडी किया, फिर उसकी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई किया। ये साइंटिफिक अप्रोच था ब्रूटल सिचुएशन में। एनाकोंडा की स्ट्रेंथ उसकी कंस्ट्रिक्टिंग पावर में थी, लेकिन ये भी उसकी वीकनेस थी। एक बार वो कॉइल हो जाता था तो उसकी मोबिलिटी लिमिटेड हो जाती थी। एक्स किंग ने इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया। उसने एनाकोंडा को डेलिबरेटली कॉइल करने के लिए प्रोवोक किया, फिर उसके एक्सपोज्ड एरियाज को टारगेट किया। ये चेस मैच थी फिजिकल फॉर्म में, हर मूव कैलकुलेटेड, हर डिसीजन स्ट्रैटेजिक। बैटल का हर मोमेंट इंटेंस था। एनाकोंडा के स्ट्राइक्स पावरफुल थे, लेकिन स्लो थे। एक्स किंग की एजिलिटी उसका बिगेस्ट एडवांटेज था। वो डॉज करता था, काउंटर अटैक करता था, फिर डिस्टेंस मेंटेन करता था। ये डांस थी डेथ के साथ, लेकिन एक्स किंग लीड कर रहा था। उसके मूवमेंट्स फ्लूइड थे, एफिशिएंट थे, वेस्टेज नहीं थी एनर्जी की। सबसे ब्रूटल मूवमेंट तब आया जब एक्स किंग ने एनाकोंडा के गॉल ब्लैडर को निकाला। ये चिकन एग के साइज का था और उसने बिना किसी हेजिटेशन के उसे कंज्यूम कर लिया। क्राउड शॉक था। ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं था, लेकिन एक्स किंग के लिए ये नेसेसिटी था, उसका म्यूटेशन कंट्रोल करने का ओनली वे। उसने गॉल ब्लैडर को बाइट किया, बिटर टेस्ट को इग्नोर किया और पूरा कंज्यूम कर लिया। ये सीन रॉ था, प्राइमल था, लेकिन प्रैक्टिकल भी था। इस सीन की इंटेंसिटी इमेजिन करिए, ब्लड, स्केल्स स्कैटर्ड एवरीवेयर और बीच में एक यंग मैन जो कामली अपना मेडिसिन ले रहा है। ये ब्रूटैलिटी और प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। क्राउड के लिए शॉकिंग था, लेकिन एक्स किंग के लिए लॉजिकल स्टेप था। उसका म्यूटेशन ब्लॉन्च इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने लगा, पेन रिड्यूस होने लगा, उसकी स्किन पर विजिबल चेंजेस हो रहे थे, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। ये मोमेंट एक्स किंग के कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करता था। वो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता था, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता था। सेंटिमेंट उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती थी, लॉजिक करती थी। ये सर्वाइवल मेंटालिटी थी, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। उसमें वो रूथलेसनेस थी जो हार्श वर्ल्ड में जरूरी होती है। एनाकोंडा की डेथ भी ड्रामेटिक थी। शू क्विंग ने प्रिसाइजली उसके वाइटल पॉइंट को टारगेट किया और एक क्लीन स्ट्राइक से सब कुछ खत्म हो गया। ये कोई प्रोलॉन्ग टॉर्चर नहीं था, एफिशिएंट किलिंग था। उसने एनाकोंडा के हेड के पीछे एग्जैक्ट स्पॉट को टारगेट किया जहां स्पाइन ब्रेन से कनेक्ट होती है। एक प्रिसाइज स्ट्राइक और एनाकोंडा का मैसिव बॉडी लाइफलेस हो गया। ये प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन थी, पर्सनल वेंडेटा नहीं। ये किलिंग टेक्निक भी शू क्विंग की एक्सपर्टीज को शो करती थी। वो जानता था कि कैसे एफिशिएंटली किल करना है, कैसे अननेसेसरी सफरिंग अवॉइड करना है। ये प्रोफेशनल अप्रोच था, सैडिस्टिक प्लेजर नहीं। उसमें वॉरियर की डिसिप्लिन थी, बुचर की क्रूएल्टी नहीं। विक्ट्री के बाद शू क्विंग ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एनाकोंडा का कॉप्स उठाकर सार्जेंट थंडर के पास गया। यू लाइक स्नेक मीट, राइट? प्लीज ईट। ये जेस्चर सिंपल लगता है, लेकिन इसका डीप मीनिंग था। ये ट्रस्ट था, फ्रेंडशिप था और म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। उसने अपनी विक्ट्री को शेयर किया, अपने रिसोर्सेज को शेयर किया। ये जेनरॉसिटी थी ब्रूटल वर्ल्ड में। ये मोमेंट ब्यूटीफुल था क्योंकि ये शो करता था कि शू क्विंग में ह्यूमैनिटी अभी भी अलाइव थी। ब्रूटल वर्ल्ड में भी वो काइंडनेस शो कर सकता था, जेनरॉसिटी शो कर सकता था। ये लीडरशिप क्वालिटी थी, अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करना। उसने प्रूव किया कि स्ट्रेंथ और कंपैशन साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। सार्जेंट थंडर का रिएक्शन भी ब्यूटीफुल था। वो हंसा, हार्टी लाफ जो जेन्युइन हैप्पीनेस शो करता था। ये मोमेंट शो करता था कि हार्श वर्ल्ड में भी ह्यूमन कनेक्शंस पॉसिबल हैं। शू क्विंग ने सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी नहीं की थी, बल्कि एक रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन किया था। थंडर की लाफ्टर में सरप्राइज था, ग्रैटिट्यूड था और रिस्पेक्ट था।
ये ऑथेंटिक ह्यूमन मोमेंट था आर्टिफिशियल वर्ल्ड में। ये सीन कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट करता था। अरीना में जहां ब्रुटैलिटी और सेल्फिशनेस रूल करती थी, वहां पर शू क्विंग ने कंपैशन और शेयरिंग का एग्जाम्पल दिया था। ये उसके कैरेक्टर की डेप्थ को शो करता था। वो ब्रूटल हो सकता था जब जरूरत हो, लेकिन अननेसेसरीली क्रूअल नहीं था। उसमें एक बैलेंस था वायलेंस और काइंडनेस के बीच। लेकिन यहां स्टोरी एंड नहीं होती। हिडन ऑब्जर्वर्स थे जो इस पूरे ट्रायल को देख रहे थे, पावरफुल फिगर्स जो शैडोज में रहते हैं। उन्होंने ज़्यू क्विंग के परफॉर्मेंस को नोट किया था। व्हाट एन इंटरेस्टिंग यंग मैन। ये कमेंट फ्यूचर डेवलपमेंट्स का हिंट देता है। ये ऑब्जर्वर्स मिस्टीरियस थे, इन्फ्लुएंशियल थे और क्लियरली ज़्यू क्विंग में कुछ स्पेशल देख रहे थे। उनकी प्रेजेंस स्टोरी में न्यू डायमेंशन ऐड करती थी। ये हिडन ऑब्जर्वर्स का प्रेजेंस स्टोरी में मिस्ट्री एलिमेंट ऐड करता था। कौन थे ये लोग? क्यों वो अरीना ट्रायल्स ऑब्जर्व कर रहे थे? क्या वो टैलेंट स्काउट कर रहे थे? ये सब क्वेश्चंस फ्यूचर चैप्टर्स के लिए सेटअप क्रिएट करते थे। उनका इंटरेस्ट ज़्यू क्विंग में उसकी एक्सेप्शनल पोटेंशियल को कंफर्म करता था। ये ट्रायल सिर्फ सर्वाइवल टेस्ट नहीं था, ये ज़्यू क्विंग के कैरेक्टर का रेवलेशन था। उसमें हंटर की इंस्टिंक्ट है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैशन है। वो ब्रूटल हो सकता है जब जरूरत हो, लेकिन अननेसेसरीली क्रूएल नहीं है। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, डिफिकल्ट डिसीजंस लेने की करेज, रिसोर्सेज शेयर करने की जेनरोसिटी और रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की विजडम। ये कंप्लीट पैकेज था एक फ्यूचर लीडर का। अरीना ट्रायल का ये चैप्टर हमें दिखाता है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल पावर में नहीं है, ये मेंटल टफनेस में है, स्मार्ट डिसीजंस में है और राइट मोमेंट्स पे काइंडनेस शो करने में। ज़्यू क्विंग ने प्रूव किया कि वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं है, वो लीडर बनने की पोटेंशियल रखता है। उसके एक्शंस में मैच्योरिटी थी, विजडम थी और विजन थी। इस पूरे एक्सपीरियंस से ज़्यू क्विंग को क्या मिला? प्रैक्टिकल बेनिफिट्स तो थीं, गॉल ब्लैडर से उसका म्यूटेशन कंट्रोल हुआ, लेकिन इमोशनल बेनिफिट्स भी थीं। सार्जेंट थंडर के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथन हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपनी रेप्यूटेशन एस्टैब्लिश की। अब वो नोन क्वांटिटी था, रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल था। उसकी कैपेबिलिटीज डाउट में नहीं थीं। ये चैप्टर बियॉन्ड द टाइमस्केप में टर्निंग पॉइंट है। यहां से ज़्यू क्विंग का जर्नी नई डायरेक्शन लेता है। अब वो सिर्फ स्ट्रगलिंग सर्वाइवर नहीं है, वो समवन है जिस पे पावरफुल पीपल की नज़र है। उसकी पोटेंशियल रिकग्नाइज हो गई है, उसकी कैपेबिलिटीज प्रूव हो गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट था, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक का। अरीना ट्रायल की ब्रुटैलिटी हमें रियल वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। कभी कभी हमें डिफिकल्ट चॉइसेस करने पड़ते हैं, कभी कभी हमें रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास क्लियर विजन है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है और राइट वैल्यूज हैं, तो हम भी अपनी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यू क्विंग का एग्जाम्पल हमें इंस्पायर करता है। ज़्यू क्विंग का स्नेक फीस्ट विद सार्जेंट थंडर एक ब्यूटीफुल मेटाफर है। लाइफ में जो चैलेंजेस हमें मिलती हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपरली हैंडल करें, तो वो हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने का मीडियम बन सकती हैं। शेयरिंग सक्सेस, शेयरिंग रिसोर्सेज, ये ट्रू लीडरशिप की साइंस है। ये लेसन वैल्यूएबल है हमारे डेली लाइफ में भी। ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि समटाइम्स अनकन्वेंशनल चॉइसेस ही राइट चॉइसेस होती हैं। जब सब एनाकोंडा से डर रहे थे, ज़्यू क्विंग ने उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। ये माइंडसेट डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल के बीच। रिस्क असेसमेंट, कैलकुलेटेड डिसीजंस और करेज टू एक्ट, ये सब एसेंशियल क्वालिटीज हैं मॉडर्न वर्ल्ड में भी। आगे की जर्नी में ज़्यू क्विंग के लिए नए चैलेंजेस होंगे, नए अपॉर्चुनिटीज होंगे, लेकिन इस अरीना ट्रायल ने उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग कर दी है। अब वो जानता है कि वो केपेबल है, वो स्ट्रेटेजिक है और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अकेला नहीं है। उसके एलाइज हैं, उसकी रेपुटेशन है और उसकी पोटेंशियल को पावरफुल पीपल ने रिकग्नाइज किया है। ये सॉलिड बेस था फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये चैप्टर का एंडिंग होपफुल है। ज़्यू क्विंग ने प्रूव कर दिया है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसका जर्नी अभी शुरू हुआ है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। वो राइज करेगा, ग्रो करेगा और अपनी डेस्टिनी को शेप करेगा। अरीना ट्रायल सिर्फ बिगिनिंग था, असली एडवेंचर अभी शुरू होने वाला है। उसके अंदर वो स्पार्क है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है और ये स्पार्क अब इग्नाइट हो चुकी है।